हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम केमिस्ट्री का जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी अगर हम रासायनिक विज्ञान की बात करें तो देखो, केमिस्ट्री को भी तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है: फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कार्बनिक, अकार्बनिक और उसके बाद जो होती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब भौतिक रासायनिक विज्ञान। इनमें अंतर क्या होता है? जब भी आप बात करोगे कार्बनिक यानी सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे तो उसके अंदर कार्बन और उसके साथ जो दूसरे जुड़े हुए एटम होते हैं उनका यौगिक बनता है, यानी उनके जो है एलिमेंट्स बनते हैं, उनके कंपाउंड बनते हैं। इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक को, इसको भी आप इस तरीके से समझो, जो प्लांट या पौधे या जानवरों से जो यौगिक, रासायनिक यौगिक हमें मिलते हैं वह सब के सब किस में आते हैं? वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, कार्बनिक में। यानी जो जीवित व्यक्ति या जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं। वहीं बाकी के जो दूसरे रासायनिक हमारे सूत्र हैं या जो रासायनिक पदार्थ हैं वो हमारे किस में आएंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएंगे। तो एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ते हैं और फिर उसके अंदर समझते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत में सबसे पहले आपको समझना होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यानी जो भी आपके पदार्थ या तत्व, जो भी आप बात करें तत्व, जो 118 तत्व हैं आज के, अगर हम गिने तो 118 से ज़्यादा हमारे तत्व हैं। तो उनको हमने किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया हुआ है, यानी उनको किस तरीके से हमने बांटा हुआ है। तो हम उनको कैसे रखेंगे, हम उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, उस वर्गीकरण को जो है, उस तत्वों के वर्गीकरण को हमें आज समझना है, उसको पढ़ना है। तो सबसे हम पहले परिचय देते हैं कि क्या है, मतलब क्लासिफिकेशन क्या है, एलिमेंट क्या है। तो इन सबको अब हम समझते हैं, वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, एक एक करके इन सब बातों को समझते हैं। At present, 118 elements are known to us. Out of these 118, only 24 natural occurring, 94 natural occurring. यानी वर्तमान में हमारे पास 118 तत्व हैं। यानी 118 तत्वों को एक मनुष्य जानता है, यानी हमने 118 तत्वों की खोज की, जिसमें से 94 जो तत्व हैं वो प्राकृतिक रूप से हमें मिले। बाकी के देखिए, 118 माइनस 94, ये हो जाएगा 4, और 11 में से 9 गया 2। तो बाकी के जो 24 तत्व हैं वो हम मानव द्वारा या कृत्रिम तरीके से बनाए गए, आर्टिफिशियली बनाया गया। The arrangement of known elements in certain groups in such a way so that elements with similar properties are grouped together is known as classification of element। यानी कहने का मतलब है, जो भी तत्व हैं उनको कुछ ग्रुप में, कुछ समूहों में इस तरीके से बांटा जाता है कि जितने भी तत्व किसी एक समूह में आते हैं वे सब के सब एक जैसी प्रकृति दिखाएं, एक जैसे गुण दिखाएं। इस तरीके के रखने को, तत्वों को हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। तो ज्ञात तत्वों को कुछ समूहों में इस तरह से व्यवस्थित करना ताकि समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके, तत्वों का वर्गीकरण कहलाते हैं। द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स हैड बीन मेड बाय लुवाइजर। तो जो लुवाइजर थे, इनका आपने बायोलॉजी में भी नाम सुना होगा, जीव विज्ञान में भी नाम सुना होगा। तो सबसे पहले ये वर्गीकृत करने का जो तरीका था, या वर्गीकृत करने की शुरुआत जो थी, वो लुवाइजर ने करी। तो तत्वों को वर्गीकृत करने का सबसे पहला प्रयास किसने करा? लेवॉइजर ने किया था। क्या किया था वो अभी हम देखते हैं। ही क्लासिफाइड मेटल्स एलिमेंट्स इनटू मेटल और नॉन मेटल। तो उसने सबसे पहले दो ही चीजें करी वर्गीकृत करने के लिए, दो ही बातों को किया। एक तो उन्होंने बोला कि उन्होंने तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत कर दिया। तो दोनों में ही वर्गीकृत कर दिया, धातु और अधातु में। तो उन्होंने सिर्फ दो तरीके से वर्गीकरण करा कि धातु, एक होंगे हमारे धातु और दूसरे होंगे अधातु, जो हमारे मेटल्स नहीं है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ये इसका परिचय था। तो समझ गए होंगे आप क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्राकृतिक रूप से हमारे पास कितने हैं, बाकी हमने कितने बनाए हैं। सबसे पहले वर्गीकृत करने की जो शुरुआत थी वो लोवाइजर ने किया। कैसे किया? धातु और अधातुओं में वर्गीकृत करके। अब आता है डॉबनियर्स ट्रेड।
तो डॉबनियर्स ने भी कुछ जो है इनको वर्गीकृत करने का काम किया था। किस तरीके से जो हमारे डॉबनियर्स थे उन्होंने कैसे वर्गीकृत किया, ये और देखते हैं। इन द ईयर 1829, 1829, जॉन वॉल्फगैंग डॉबनियर, अ जर्मन केमिस्ट, tried to arrange the elements with similar properties in groups। तो वर्ष 1829 में ही एक जर्मन रासायनिक जो थे हमारे जोहन वॉल्फगिंग ड्रॉबनियर ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। किस तरीके से? He showed that when the three elements in a trait were arranged in the order of increasing atomic mass, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the first and last element। तो इन्होंने एटॉमिक मास पे इन्होंने वर्गीकृत करा। ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक मास पे, तो परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके ऊपर इन्होंने वर्गीकृत करा। तो इन्होंने दिखाया कि जब एक तिक्र में तीन तत्वों को, परमाणुओं के द्रव्यमान को बढ़ते क्रम, जैसे मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मान लो इसका एटॉमिक मास हो गया एक, दो, तीन, राइट। तो और भी इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि कोई भी हो गया, एक, एक, दो, तीन, किसी भी तरीके से इन्होंने वर्गीकृत कर दिया। तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के क्रम में, तो जैसे एटॉमिक मास क्या बढ़ता जा रहा है, तो जो पहला वाला है, पहला वाला और जो दूसरा है, इन दोनों का जो एवरेज होगा तो ये होगा, ये डेढ़। मान लो इस तरीके से कर दिया इन्होंने, एक, तीन, और ये कर दिया इन्होंने मान लो दो। तो इसको करो, तीन दो पाँच एक छः, छः को तीन से भाग करो, कितना जाएगा? दो। तो इन्होंने बताया कि जो मध्य में रहेगा, मध्य तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है, वो पहले और अंतिम तत्व के द्रव्यमान के लगभग औसत है। तो इन्होंने जो डॉबनियर ने पूछा जाएगा एग्जाम में कि किस तरीके से उन्होंने वर्गीकृत करा, इनका आधार क्या था, तो इनका आधार था वर्गीकृत करने का एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। चलिए, तो इस तरीके से, जैसे लिथियम हो गया और पोटेशियम हो गया, तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, इन्होंने एक ट्रेड ये बना दिया कि देखो ये एक ट्रेड हो गया। कैसे? लिथियम और पोटेशियम, इनको ऐड करो, कितना होगा? 46/3, 23। तो इसका आधा इन्होंने यहाँ पर रखा। ठीक, इस तरीके से इन्होंने इनका जो है डॉमिनियर ट्रेड ने क्या करा, इनको वर्गीकृत करा। तो एटॉमिक मास कितना होता है लिथियम का? 23। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनको ऐड करो आप, 35 और 127.5, तो 62.5। दो से भाग कर दोगे तो 81.25, और ये किसका मास हो गया? ये आपका ब्रोमीन का मास हो गया। तो अब इसमें क्या खामियां थी? क्योंकि आज देखो, अगर ये एक्सेप्टेबल होता तो आज हम डॉबनियस ट्रेड पढ़ रहे होते, लेकिन आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है इनमें कुछ खामियां थी। अब उनको देखते क्या खामियां थी। Major drawback of Daubnier's classification was that the concept of trade could be applied only of the limited number of elements। तो सबसे बड़ी खामियां यहाँ थी कि जो डॉबनियर के वर्गीकरण का सबसे बड़ा दोष यह था कि तिक्र की अवधारणा को केवल सीमित संख्या वाले में तत्वों पर लागू किया जा सकता था। यानी लिमिटेड था स्कोप इसका, यानी लिमिटेड स्कोप था। तो केवल कुछ ही तत्वों के ऊपर ये लागू किया जा सकता था, सब पे ये लागू नहीं होता। तो ये जो है इसकी बात बता रहे थे कि यह सब पे लागू नहीं होता, ये सिर्फ केवल कुछ ही तत्वों पर लागू होता। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग द फर्स्ट थ्री मेंबर्स, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो अगर हम पहले तीन सदस्यों की बात करें, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया और ब्रोमीन हो गया, इट इज ऑब्जर्व दैट एटॉमिक मास क्लोरीन शुड बी, तो एटॉमिक मास क्लोरीन का क्या होगा? इन दोनों के सम का आधा कर दीजिए, एटॉमिक मास क्लोरीन का निकल के आएगा। तो देखिए इन दोनों का आधा करेंगे 49.5। तो अब यहाँ पर देखो 49.5 आ रहा है, लेकिन वास्तव में कितना होता है? 35.5। तो गड़बड़ आ गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये एक ही ग्रुप में होते हैं सबके सब। तो फ्लोरीन क्या हो गया? 9, राइट। तो अब इनके लिखिए 35.5, ये 80, ये 19।
इनका आधा करेंगे तो 49.5 आ रहा है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो यानी यहाँ पर ये ड्रॉबैक है, तो यहाँ पर इसकी खामी है। इस चीज़ को ये जो है फिट नहीं हो रहा है, तो ये हर किसी पे नहीं हो रहा था, सिर्फ किसी चीज़ों पे ही लागू हो रहा था। अब बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये न्यूलैंड के थे साइंटिस्ट, जो है उसका नाम न्यूलैंड था, और उसने कुछ अपना लॉ दिया ऑक्टेव्स का, यानी आठ, आठ का ग्रुप बनाया होगा, समझते कैसे। In 1866, John Newland, an English chemist, proposed the law of octave by stating that when elements are arranged in order to increase in atomic mass। देखो गड़बड़ी कहाँ पर हो रही है, यह सब लोग एटॉमिक मास के ऊपर काम कर रहे हैं। Every eight element has properties similar to the first, just like musical notes। तो कहने का मतलब था 1866 में एक अंग्रेजी रासायनिक थे जॉन न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स का नियम जो है प्रस्तावित किया, जिसमें कहा गया था कि जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो प्रत्येक आठवां तत्व में पहले तत्व के समान गुण होते हैं। यानी जो आठवां तत्व है, यानी जैसे आपने रखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो आठवां तत्व होगा उसमें पहले तत्व के जो है समान गुण देखने के लिए मिलेंगे। ठीक। और बिल्कुल संगीत के नोट की तरह, जैसे संगीत के नोट की तरह होते हैं ना, जैसे वहाँ पर होता है डो रे मी होता है इंग्लिश के नोट्स, क्योंकि हिंदी में सारे गामा पा होता है, तो इंग्लिश के नोट्स अलग होते हैं। ही स्टार्टेड विद एन एलिमेंट ऑफ लोवेस्ट एटॉमिक मास। तो इसने सबसे पहले किसके साथ, सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से शुरुआत की, जो थी हाइड्रोजन। एट द एंड एट थोरियम वाज द 56th एलिमेंट, और सबसे आखिरी में किसके साथ समाप्त किया, थोरियम के साथ, जो कि 56वां तत्व था। तो 7 ऑक्टेव बने होंगे, क्योंकि हर एक 8 का बना। It was assumed by Newland that 56 element exist in nature and no more element would be discovered in the future। तो न्यूलैंड ने यह मान लिया था कि प्रकृति पे केवल 56 तत्व ही मौजूद हैं, और भविष्य में कोई तत्व नहीं खोजा जाएगा। तो ये तो गड़बड़ हो गया। अब क्योंकि 56 से अब देखिए अब कितने हैं, 118। तो अब इतना बड़ा डिफरेंस आ गया, लगभग जो है दुगने का डिफरेंस आ गया, है ना, तो दुगने से ज़्यादा का ही डिफरेंस आ गया। तो ये वहाँ पर उस टाइम इसे पता नहीं था, तो इसलिए ये फेल कर गया। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इन द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो यही फेल हो गया ये, क्योंकि आगे चलकर बाद में कई नए तत्वों की खोज की गई, जिनके गुण ऑक्टेव के नियम में फिट नहीं थे। क्योंकि 94 तत्व तो क्या हैं, मान लो 56 ये हैं, इसके 94 प्रकृति से मिले, तो ये हमारे कितने हो गए, 38 तत्व तो और नहीं मिल गए। अब बताइए, वो तो और फिट नहीं हुए, तो इसीलिए ये फेल हो गया। इट वाज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। तो यह पाया गया कि जो ऑक्टेव के नियम था वो केवल कैल्शियम तक ही लागू था। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी एट एलिमेंट डिड नॉट possess प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट। क्योंकि कैल्शियम के बाद जो प्रत्येक आठवें तत्व थे वो पहले वाले के समान गुण नहीं थे। ठीक है, ये रहे इसके म्यूजिकल नोट। सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। डो, रे, मी, फा, सू, ला, टी। ये इंग्लिश ऑक्टेव है, ये इंग्लिश के वो हैं। तो इसने बोला, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन नहीं हटा दिया, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो ये सिर्फ कैल्शियम तक था। ये ग्रुपिंग तो सही हो रही, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन अलग होगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हाइड्रोजन इसके साथ नहीं होता, हाइड्रोजन अलग चलता है। हीलियम इनर्ट गैस होती है, तो इसीलिए इसने हीलियम को रखा ही नहीं। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्कड वेल विद हायर एलिमेंट्स ओनली। तो न्यूलैंड के जो ऑक्टेव नियम थे हल्के तत्व, लाइटर एलिमेंट्स के साथ ही ठीक काम करते थे। हल्के जो तत्व थे उनके साथ ठीक काम करते थे। जैसे ही पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते जाएंगे तो तत्व जो है भारी हो जाते हैं, उनके साथ ये गड़बड़ थे, सिर्फ हल्के तत्वों के साथ यह कार्य करते थे। अब था लोथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। इसको और समझ क्या है। In 1869,
लोथर मेयर प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मासेस। तो एक कर्व बनाया गया, एक ग्राफ बनाया गया, किसमें? एटॉमिक वॉल्यूम, यानी पूरा एटम कितना स्पेस रखता है, और वर्सेस परमाणु का द्रव्यमान या एटॉमिक मास। तो परमाणु के आयतन और परमाणु के द्रव्यमान के बीच में एक ग्राफ बनाया गया 1869 में, किसके द्वारा? लोथर मेयर के द्वारा। ही पॉइंटेड दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई द सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। तो उन्होंने बताया कि समान गुण वाले तत्व जो ग्राफ है उसमें समान स्थिति रखते हैं। अब आती है हमारी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट वर्गीकृत करने का किसको दिया जाएगा तो वो मेंडलीव को दिया जाएगा। इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि सबसे सटीक काम इसी ने ही किया था, मेंडलीव ने। लेकिन इसके टेबल में थोड़ी सुधार वधार किए, लेकिन एक बेस जो नींव रखी वो मेंडलीव से रखी गई। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट गोज टू दिमित्री इवोनिक इवोनचिक मेंडलीव, अ रशियन केमिस्ट। तत्वों को वर्गीकृत करने का मुख्य श्रेय एक रूसी रासायनिक दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। सो मेंडलीव इज राइटली नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसलिए मेंडलीव को अर्थ सारणी के जनक के रूप में जाना जाता है। When Mendeleev started his work, 63 elements were known. तो जब मेंडली ने अपना काम शुरू करा, मेंडलीव ने, तब तक कितने? सिर्फ 63 जो तत्व थे वही ज्ञात थे, उसके अलावा जो तत्व थे वो ज्ञात नहीं थे। He examined the relationship between atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. तो उन्होंने तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान और उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के संबंध की जांच करी। तो उसने सिर्फ मास के पे भी काम नहीं किया, उसके साथ साथ उसके फिजिकल फीचर, भौतिक तत्व क्या थे, भौतिक गुण क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, रासायनिक प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनको भी स्टडी किया, उनको भी समझा, जांच की। Among them chemical properties, Mendeleev concentrated on compounds formed by the elements with oxygen and hydrogen. रासायनिक गुणों में मेंडलीव ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ तत्वों के द्वारा निर्मित यौगिक पर भी ध्यान दिया। तो उसने फोकस करा कि कौन से तत्व ऑक्सीजन के साथ किस तरीके का कंपाउंड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, इसके ऊपर भी उसने काफ़ी फोकस किया। ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज द वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स विद मोस्ट एलिमेंट। तो उसने माना और उसने सेलेक्ट चयन किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ये सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील हैं, ये रिएक्टिव हैं। चयन किया क्योंकि वह बहुत प्रतिक्रियाशील है और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तो देखो, जब आप कंपाउंड बना एलिमेंट कंपाउंड बनाते हो, कंपाउंड किससे बनता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन से, अभिक्रिया के द्वारा। और अभिक्रिया क्यों होती है? क्योंकि जो तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रतिक्रियाशील होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। जब वो रिएक्टिव होंगे इसीलिए उनमें आपस में टकराव होता है, टूटते हैं, जुड़ते हैं, तब जाके जो है कंपाउंड बनते हैं, तत्व यौगिक बनता है। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो जो फिजिकल यानी भौतिक और रासायनिक गुण हैं, भौतिक और रासायनिक गुण हैं किसी भी पदार्थ के, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो वह अपने परमाणु द्रव्यमान के आवधिक कार्य हैं। तो भौतिक तत्व और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु के द्रव्यमान के आवधिक कार्य हैं। इन Mendeleev's periodic table, the elements are arranged in vertical column called group and horizontal column called row. तो मेंडलीव ने इस तरीके से रखा, जैसे आप देखते हो पीरियोडिक टेबल। इसको इसने बोला ऐसे वर्टिकल कॉलम, लंबवत को। तो देख रहे मेंडलीव की अर्थ सरणी में तत्वों को सामूहिक नामक
ऊर्ध्वाधर स्तंभ और आयताकार नामक क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया। तो इसको इसने बोला ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल को बोला इसने रो। ठीक है, तो इस तरीके से इसने ऐसे बनाए। इस तरीके से जो है इसने जो है ग्रुप और टेबल के फॉर्म में अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसका निर्माण करा। तो देर आर 9 ग्रुप आइडेंटिकल बाय रोमन नंबर। तो उन्होंने रोमन नंबर के अनुसार जो है 9 ग्रुपों को दर्शाया, 9 समूह बनाए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। और एक ग्रुप था जीरो ग्रुप। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो एंड एट, ईच ग्रुप डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप डेजिग्नेटेड ए और बी। तो शून्य और आठ को छोड़कर बाकी के जो ये बचे हुए सात, प्रत्येक समूह को ए और बी के रूप में नामित दो उपसमूहों में भी विभाजित किया गया। There are 7 horizontal rows called periodic and these are numbered from 1 to 7। और 7 horizontal रो थी इस तरीके से, सात थी, 1 से 7 तक। आवर्ती नामक 7 क्षैतिज पंक्तियों में, और इन्हें 1 से 7 तक क्रमांकित किया गया। द फर्स्ट पीरियड ऑफ विद 2 एलिमेंट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड। तो पहले जो पीरियड था, जो पहला पीरियड था, उसमें 2 ही एलिमेंट थे। जैसे आप देखें तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम रहता है। 2 तत्वों में पहली अवधि सबसे छोटी थी, अवधि छोटी अवधि कहा जाता है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड विद 8 एलिमेंट विच ईच आर नोन एज शॉर्ट पीरियड। और जो सेकेंड एंड थर्ड 8 तत्वों वाले दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है। पीरियड फोर्थ एंड फिफ्थ विद 18 एलिमेंट। तो चौथे और पांचवे में 18 एलिमेंट थे। आर्वर्त की दीर्घ आर्वर्त कहा जाता है, इसको क्या जाता था, लॉन्ग पीरियड्स कहा जाता है। सिक्स पीरियड विद 32 एलिमेंट्स रिगार्डेड एज लॉन्गेस्ट पीरियड। और 32 तत्वों वाले छोटे आर्वर्त को सबसे लंबे आर्वर्त में माना जाता है। द लास्ट इज सेवेंथ is not completed since element are added in this period only। Mendeleev's periodic table was published in journal 1872। तो जो अंतिम यानी सातवां आवर्त पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इस आवर्त के तत्वों को केवल मेंडलीव की आवर्त श्रेणी में जोड़ा गया था, जो 1872 में ही जर्मन जो जर्नल है उसमें प्रकाशित किया गया था, क्योंकि उस वक्त जो थे सारे कंपाउंड नोन नहीं थे। While developing the periodic table, Mendeleev laid more stress on similarity properties rather than atomic masses of element। तो जब पीरियोडिक टेबल बनाई जा रही थी, तो मेंडलीव साहब जो थे, उन्होंने एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान पर ना ज़्यादा जोर दिया, बल्कि उनका जो ध्यान था वो ये था कि उनमें प्रॉपर्टीज यानी गुण एक जैसे समान मिले। समान गुणों पर उन्होंने ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करा, बजाय एटॉमिक या परमाणु तत्वों के। So whenever a particular element did not fit in the arrangement, he left a gap in the periodic table। तो जब भी कोई विशेष तत्व व्यवस्थित में फिट नहीं होता था, तो वह आवर्त श्रेणी में एक जो अंतर छोड़ा देते थे, यानी उसकी जगह छोड़ के आगे बढ़ जाते थे, अगर कोई फिट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है व्यवस्थित किया गया था पीरियोडिक टेबल में। बोथ गैलीलियम एंड जर्मेनियम वर नॉट नोन एट द टाइम मेंडलीव। तो जब मेंडलीव के समय में गैलियम गैलियम और जर्मियम जर्नियम जो था, जर्नियम और गैलियम जो थे, वो ज्ञात नहीं थे। ही नेम्ड दीज एलिमेंट ईका एल्यूमिनियम एंड ईका सिलिकॉन। तो इन्होंने एका जो होता है ना, एका एका एक संस्कृत का वर्ड है, यानी इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट। तो इन्होंने इन तत्वों का नाम एका एल्यूमिनियम, राइट, और दूसरा क्या नाम रखा, एका सिलिकॉन रखा। संस्कृत में एक शब्द का अर्थ होता है अगला, तो संस्कृत में एका का शब्द होता है अगला। बिकॉज ही बिलीव दैट दीज वुड बी सिमिलर टू एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। क्योंकि उनका मानना था कि ये जो है क्रमांश एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जैसे समान होंगे। तो देखो मेंडलीव को जो है दूर तक पता चल रहा था, राइट, कि कौन से आगे जो एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं,
उनके मिलने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इन्हें जो है ये दूर तक पता चल रही थी। चलो, although Mendeleev periodic table have been arranged in order of increasing atomic masses, but in some cases the element with higher atomic masses precedes with the element of lower atomic masses. हालांकि जो मेंडलीव की जो टेबल थी आवर्त श्रेणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, लेकिन कुछ मामलों में उच्च परमाणु द्रव्यमान यानी जो परमाणु जिनके द्रव्यमान ज्यादा थे, वो परमाणु जिन उनसे पहले रख दिए जाते थे जिन परमाणु के द्रव्यमान कम थे। जैसे कि आर्गन का परमाणु द्रव्यमान है 29.9 प्रीसीड पोटेशियम, तो ये पोटेशियम से पहले रख दिया गया। कोबाल्ट का 58.9 है 58.9, इसको निकल से पहले रख दिया गया 58.7। तो ये भी हमें वहां पर टेबल में देखने को मिला। We know that isotopes have same atomic number but different mass number। अब हम जानते हैं कि जो समान स्थानों में समान परमाणु संख्या होती है, आइसोटोप जैसे हाइड्रोजन के हो गए H11, H12, H13, तो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन, डिटोरियम टिटोरियम, तो ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, डिटोरियम टिटोरियम। तो इनका क्या होता है, मास ज़्यादा होता है। आइसोटोप में जो परमाणु जो संख्या होती है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो ज़्यादा यानी संख्या बदलती है द्रव्यमान की। देर इज नो पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स इन पर्टिकुलर एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल मेंडलीव। तो इसीलिए मेंडलीव की आवर्त श्रेणी में किसी विशेष तत्वों के समान स्थानों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसको और देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल की मेंडलीव की। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स, Mendeleev for the first time arranged a very large number of elements into groups and period। तो तत्वों को व्यवस्थित अध्ययन किया। तो मेंडलीव ने पहली बार बहुत बड़ी संख्या में तत्वों के समूह को आवर्त में व्यवस्थित किया। दिस मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स क्वाइट systematic in the sense that if the properties of one element in a particular group are known, those of other can be predicted। तो इसने तत्वों को अध्ययन को इस अर्थ में काफी व्यवस्थित बना दिया कि यदि किसी विशेष समूह में एक तत्व को गुण ज्ञात है तो अन्य के गुणों को जो है भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इसने पहले ही बोल दिया अगर आपको एक के बारे में पता है, गुणों के बारे में पता है, तो आने वाले तत्वों के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। Prediction of new elements and their properties while framing the periodic table, Mendeleev laid stress on similar properties rather than increasing atomic masses of these elements। तो नए तत्वों और उनके गुणों की भविष्यवाणी की कैसे, क्योंकि आवर्त श्रेणी बनाते समय मेंडलीव ने तत्वों के बढ़ते परमाणु द्रव्यमान की बजाय गुणों में समानता पर जोर दिया। So whenever a particular element did not fit in the arrangement, he left a gap in the periodic table। तो इसलिए जब भी कोई विशेष तत्व व्यवस्थित में फिट नहीं होता था यानी जो फिट नहीं बैठ पा रहा था, तो वह उसके लिए जगह छोड़कर आगे बढ़ जाता था। Thus many gaps are undiscovered elements were left in the periodic table by Mendeleev। तो इस प्रकार जो मेंडलीव द्वारा अवृत श्रेणी में कई अंतरालों को छोड़ दिया गया था, क्योंकि ये मान के चला था कि वहां तक वह जो परमाणु हैं वो अभी उनका जो है वो जो तत्व हैं उनको अभी खोजा नहीं गया। दिस हेल्प टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इन द डिस्कवर ऑफ न्यू एलिमेंट। और इसने काफी मदद करी नए तत्वों की खोज करने में। करेक्शन ऑफ डाउटफुल atomic masses। So Mendeleev also corrected the atomic masses of certain element with the help of their expected position properties। तो जो संदिग्ध परमाणु द्रव्यमान को जो सुधार या मेंडलीव ने कुछ तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान भी उनके अपेक्षित स्थितियों में गुणों में मदद से ठीक किया। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे देखें, द एलिमेंट बेरिलियम had been signed atomic masses 13.5 multiplying its equivalent masses 4.5 with wrongly calculate वैलेंसी 3। तो उदाहरण के लिए बैरियम तत्व का उस ताल्युंक द्रव्यमान 4.5 को गलत तरीके से परिकलित वैलेंसी 3 से गुणा करके परमाणु द्रव्यमान 13.5 सौंपा गया था। एज इट शुड हैव बीन प्लेस बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो इसीलिए यह कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रखा जाना चाहिए था। बट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट
suggested that it should be in the company of element magnesium and calcium, which were assigned position in the group 2, ग्रुप सेकंड ए। तो लेकिन तत्वों के गुणों के सुझाव दिया गया कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के तत्वों को संगत में होना चाहिए, यानी इसके जो गुण हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे हैं, तो उनके बीच होना चाहिए, लेकिन द्रव्यमान के अनुसार ये कहाँ जा रहा था, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। देयरफॉर इसीलिए उसने करेक्ट करा, ई वैलेंसी एज टू करेक्टेड एटॉमिक मास बेरिलियम कम्स आउट। तो उसने संयोजकता को दो से रूप में सही किया, और बेरिलियम का जो सही द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान निकल के आया, वो था 9। इन सिमिलर वे अदर एलिमेंट्स वर करेक्टेड। तो इसी तरह अन्य तत्वों को भी उसने सही किया गया। Mendeleev's periodic table suffered from certain serious defect and anomalies। तो मेंडलीव की आवर्त अवरत श्रेणी कुछ गंभीर दोषों और विसंगतियों से ग्रस्त थी। तो क्या थे उसके ड्रॉबैक्स, देखते हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि हाइड्रोजन हैज़ बीन प्लेस्ड इन अ ग्रुप 1A अलॉन्ग विद अल्कली मेटल्स। तो हाइड्रोजन की स्थिति सबसे गड़बड़ थी, क्योंकि हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ समूह पहले आ में रखा गया, बट इट इज ऑल्सो रिजेंबल्स halogens resembles halogens of group 7A in many properties। लेकिन यह कई गुणों में समूह 7वें ए के हैलोजन से भी मिलता जुलता है। तो हैलोजेंस क्या होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, फ्लोरीन, आपका हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, आपके हैलोजन। दस इट पोजिशन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज कंट्रोवर्शियल। तो इस प्रकार जो मेंडलीव की आवृत श्रेणी में इसकी स्थिति थी, विवादास्पद थी या है। डिफेक्ट ऑफ, आप देखते हैं दूसरा डिफेक्ट, एनोनॉमस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स। तो कुछ तत्वों की असामान्य स्थिति, जैसे ऑल्दो द एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल have been arranged increasingly order of atomic masses, but in some cases the element with higher atomic masses precede the element with lower atomic masses। यद्यपि मंडलीव की आवर्त श्रेणी में जो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था, लेकिन अभी हमने बात भी की थी कि कुछ ऐसे तत्व थे जो उच्च तत्व परमाणु के, जो उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हैं, जिनका जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा है, उनको पहले रख दिया गया, उनके उनसे पहले रखा गया जिनका परमाणु द्रव्यमान उनसे कम है। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था ये। पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स, समान समस्थानों की स्थिति। सिंस Mendeleev's periodic table has been framed on the basis of increasing atomic masses of the elements, different position must be allotted to all isotopes of a particular element। चूंकि हमने देखा कि जो मेंडलीव की आवर्त श्रेणी के तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया है, इसलिए किसी विशेष तत्व को सभी समस्थानों को अलग अलग स्थान आवंटित किए जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आधार रखा गया वो बढ़ते एटॉमिक मास है। बट एक्चुअली दे हैव बीन असाइन ओनली वन पोजीशन, लेकिन वास्तव में उन्हें केवल एक ही स्थान दिया गया। अगला आता है डिफरेंट ग्रुप फॉर सिमिलर एलिमेंट्स। इन सम केसेस एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। समान तत्वों के लिए विभिन्न समूह, कुछ मामलों में समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा गया। उदाहरण के तौर पे बोथ कॉपर एंड मर्करी रिजेंबल इन मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो समान तत्वों को विभिन्न समूह में रख दिया गया, बल्कि उनको तो एक साथ रखना चाहिए था। कुछ मामलों में समान गुणों वालों को अलग अलग रखे, जैसे कि तांबा और पारा दोनों एक ही विशेषताओं में समान है, लेकिन वो अलग अलग थे। कॉपर को 1B में रखा गया, वहीं तांबे को 2B में रखा गया। तो दोनों को अलग अलग ग्रुप में जो है बांट दिया गया। पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं आप, तो उसके अंदर लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं। तो उनकी जो स्थिति थी, उनको भी लेकर स्पष्ट नहीं थे, क्लियर नहीं थे। बोथ दीज फैमिलीज हैव 14 एलिमेंट्स ईच, बट दे कुड नॉट फाइंड प्रॉपर पोजीशन इन द मेन सेटअप ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इन दोनों परिवारों में प्रत्येक में 14 तत्व है, लेकिन इनमें मेंडलीव की आवर्त श्रेणी के मुख्य सेटअप में उचित स्थान नहीं मिल सका। तो ये है आपकी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपने देखी होगी, ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, कुछ इस तरीके से दिखती है। तो
अब ये इस तरीके से जो थे मेंडलीव ने नाम दिए थे। अब हमने इनका नाम जो है SPDF रख दिया, लेकिन उस टाइम जो थे कुछ ही एलिमेंट नोन थे। लेकिन अब इसका जो है हमने एस ग्रुप, पी ग्रुप, तो ये हम पी बोल देते हैं, राइट। तो ये एस ग्रुप हो गया, पी ग्रुप हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है हमने अब पढ़ेंगे। डी ग्रुप क्या होता है, पी ग्रुप क्या होता है, एस ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो आपका बहुत काम आसान हो जाता है अगर आपको चीज़ें याद हो तो। याद रहेंगी तो आप चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर लेंगे, राइट। चलिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जियॉन, रेडियम, तो ये सब के सब क्या है, ये आपकी नोबल गैस है। इन सबको एक साथ रख दिया गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके हैलोजन है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, ये सब क्या है, ये भी ये आपके अब ऑक्सीजन जैसे यौगिक है। ये सब ऑक्सीजन, सल्फर, ये एक समान प्रॉपर्टी शो करेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब एंटीमनी, बिस्मिथ, तो ये एंटीमनी बिस्मिथ हो गया, ये सब एक जैसे करेंगे। टिन, लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलीलियम, इंडियम, तो ये एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, तो ये सब इन्होंने जो है कर दिया। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये सब एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये जो है ये ग्रुप है और ये पीरियड है। इसको ये जो दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो ये क्या है आपके 7 पीरियड हो गए। ठीक है, और कितने ग्रुप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 आपके पीरियड हो गए। ठीक। और ज़रा ध्यान से देखो, ये लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स हैं, ये यहाँ से तोड़ दिए गए हैं, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को। लैंथेनॉइड्स के अंदर ये सब के सब आते हैं, और एक्टिनॉइड्स के अंदर जिसमें थोरियम, यूरेनियम आता है, ये एक्टिनॉइड्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर रेडियो एक्टिव, रेडियो धार्मिक जो है आपके कंपाउंड, ये जो एलिमेंट आते हैं, तत्व आते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल को आपको याद रखना है, कम से कम आपको जो है 40 तक तो याद होने चाहिए। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इनका सिंबल, तो परीक्षा में आपको आसानी हो जाएगी। अब जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो बात है वो हम अपने अगले चैप्टर में करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, मतलब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप सभी का शुक्रिया, और चीज़ों को आपको बस पढ़ना है, समझना है। अभी तो हमने बस एक बेसिक तैयार करा था, फाउंडेशन थी ये, कि किस तरीके के जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे, किस तरीके से एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी, किन चीज़ों का हमें जो है अ, गुजरना पड़ा। जैसे पहले डोबनियर्स थे, फिर उसके बाद लुवोइजर थे, उन्होंने सिर्फ मेटल नॉन मेटल, डोबनियर ने बताया। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया, मेंडलीव आया, अब पीरियोडिक टेबल आई। तो कहा जाता ही है कि पीरियोडिक टेबल में अभी भी सुधार करने की बहुत सारी जो है, अभी भी देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना। हाइड्रोजन देखो कहाँ रख दिया गया है। तो कहते हैं कि अभी हाइड्रोजन की भी जो जगह है वो क्लियर नहीं है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि ये सबसे अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये रिसर्च आगे चलती रहेगी, चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होती रहेंगी। तो अभी जो चीज़ें आप तक अभी तक बताई गई है, आपको जितना ज्ञान अभी तक बताया गया उसको उतना सीमित रखना है, क्योंकि हमारे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि हमारी परीक्षा में कितनी चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं, किस स्तर तक पूछी जा रही हैं, और उनके बारे में हमें कितनी जानकारी है। उस तरीके से आपको करना है, और उस तरीके से आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं। जब आप अपनी तैयारी को एक दिशापूर्वक चलाते चलेंगे, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों को, एक-एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ो, हर एक चीज़ को समझो, उसके बाद हम जो है बाकी की चीज़ों को आगे की क्लासेस में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो भी पढ़ाया है उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनको समझते हुए चलिए, राइट? और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे जो है डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी आपको, अभी बहुत सारी आपको ट्रिक्स सिखाई जाएगी, पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करते हैं। तो ये सारी हम ट्रिक्स भी सीखेंगे और सारे पीरियोडिक टेबल्स को अच्छे से याद करेंगे।
तो आज की क्लास को फिर हम यहीं रोकते हैं। बाकी जो बातें हैं आपसे अगली क्लास में की जाएंगी। तो आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच आप सभी का।